So the topic given today is Paradigm Unbound. And the talking points around which that has been given to us is question, challenge, innovate, progress, and positive. So I'll try and weave my thoughts around these talking points and try and give you a certain message in my speech that I have. I'm a student of political science and I've been working with television industry for nearly 33 years. तो हमारे देश में अब चुनाव होने वाले हैं. लोकतंत्र का इसे पर्व कहा जाता है और हमारे अखबारों और टेलीविज़न के लिए ये एक त्योहार की तरह ही है, एक पर्व की तरह ही है. तो अगर शुरुआत करूं तो हिंदुस्तान कहें, इंडिया कहें या भारत कहें, हैं तो ये मेरे देश के ही नाम, लेकिन इन नामों के इर्द गिर्द सियासत शुरू हो गई है क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं. तो आप लोग काफ़ी लोग न्यूज़ देखते होंगे, पढ़ते होंगे या नहीं भी पढ़ते होंगे. कितने लोग कहते हैं टेलीविज़न मत देखो, न्यूज़ मत देखो. लेकिन जागरूक होना, सहज होना, जानकारी हासिल करना हम सब के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है. तो हमारे देश में इस समय सत्ता पक्ष है, बीजेपी एनडीए के साथ आगे बढ़ रही है. एक विपक्ष है. अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताती हूँ क्योंकि मैं आगे में क्या संदेश आपको देना चाह रही हूँ. तो सत्ता पक्ष में बीजेपी है, वो अपने जो संस्थापन के समय से जो उनकी विचारधाराएं हैं, जो उनका लक्ष्य है, उस पर वो तेज़ी से अग्रसर होकर आगे बढ़ रहे हैं. चाहे धारा 370 हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे यूसीसी हो, उत्तराखंड में विधानसभा में पास हो गया है. तो बीजेपी अपने लक्ष्य की प्राप्ति सशक्त होकर आगे तेज़ी से कर रही है और वो उसको सामने भी रख रही है, जनता के सामने भी रख रही है. दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की बात होती है. आप जानते हैं कि कूटनीति बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करती है. अभी हमने देखा कतर से कैसे हमारे 8 नौसेना के जो पूर्व अधिकारी थे, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, वो वापस आ गए, स्वदेश वापस आ गए. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीति की जीत है. आप श्रेय किसी को भी दे दें, सोशल मीडिया पे आप श्रेय किसी को भी दे दें, लेकिन ये कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है जिस तरह से हमारे नौसेना के अधिकारी वापस आते हैं. आप अबू धाबी में जिस तरह से मंदिर का निर्माण देखते हैं, इतना बड़ा भव्य मंदिर, और प्रधानमंत्री उसके उद्घाटन के लिए जाते हैं. तो जो हमारी ये विचारधारा है, ये सशक्त होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए आगे बढ़ रही है. दूसरी तरफ हमारे सामने विपक्ष है. कुछ महीने पहले एक इंडिया अलायंस करके इन्होंने एक गठजोड़ बनाया और लगा कि ये सत्ता पक्ष को, क्योंकि 10 साल से सत्ता पक्ष में बीजेपी एनडीए है, कि एक चुनौती देने की कोशिश है. इसका स्वागत किया गया, लेकिन ये एकजुट होने से पहले ही बिखर सा गया. नीतीश कुमार जो संयोजक थे, जिन्होंने एक तरह से शुरुआत की, संयोजक बनना चाह रहे थे, बन नहीं पाए, आहत हो गए क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग था वो लेट हुआ और वो बीजेपी के साथ चले गए. उन्होंने अपनी सत्ता वहाँ पे संभाल ली. उनका 9वीं बार है, आप उनको कुछ भी कह दीजिए, लेकिन वो इस पक्ष में चले गए. ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने हुआ ये कि आकर दिल्ली में घोषणा कर दी कि भाई जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको आप इनका सर्वोपरि बना दीजिए, उनको अध्यक्ष पद दे दीजिए. तो इसीलिए नीतीश कुमार आहत हुए. लेकिन एक तरह से पॉलिटिक्स विद इन पॉलिटिक्स का ये रोल था जो सामने आ रहा था. ममता बनर्जी, अब कल ही में जब खबरें पढ़ रही थी तो संदेश खाली एक जगह है, वहाँ पर हिंसा हुई, ईडी के अधिकारी गए तो वहाँ पर काफ़ी उपद्रव हुआ. उसके बाद महिलाओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने भी आरोप लगाया कि वहाँ पे महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ बहुत ख़राब हो रहा है और वहाँ पे अराजकता की स्थिति है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि मैं अन्याय नहीं होने दूंगी, हमने गिरफ्तारियां की हैं. तो पश्चिम बंगाल एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ने किस तरह से बीजेपी को मात क्या दी, उन्होंने अपनी सरकार कायम रखी. जो ये इंडिया अलायंस बन रहा था, ये इंडिया अलायंस अपने आप में बिखर कर, अलग अलग होकर अपने ही आप अकेले चुनाव लड़ने के प्रयास में है. दूसरी तरफ सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है
और जाहिर है इससे कि जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी जिन जिन इलाकों में वो चल रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, क्या इसकी टाइमिंग सही है? लोकसभा चुनावों से पहले क्या अगर कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि वो विपक्ष को एकजुट कर पाएगी, क्या उनकी टाइमिंग ये सही है? अब राहुल गांधी, मैं आज ही सुबह अखबार में पढ़ रही थी, कह रहे थे कि जो कास्ट सेंसस है, वो एक्सरे होगा समाज का, वो बहुत ज़रूरी है। एक अंतर विपक्ष और सत्ता पक्ष में एक ये है जो मैं आपके समक्ष ये रख रही हूँ कि किस तरह से इन्वेंट, रीइन्वेंट, न्यूनेस। आप एक चीज़ को सोचते ही आगे बढ़ते हैं, तभी सत्ता पक्ष जो है एक नई चीज़ आपके सामने ला के रख देता है, और वो एक ऐसा उदाहरण होता है कि आप पिछला भूल जाते हैं। विपक्ष अपने जो एक उनकी सबकी अपनी अपनी एक ग्रुप में जो नीति है, वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जयंत चौधरी को आपने देखा किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल, उनके दादाजी को भारत रत्न दिया गया और कहा यह गया कि इसलिए वो अब नहीं जा रहे हैं उस पर, और बीजेपी के साथ वो आ गए। तो ये दो विचारधाराएं हैं, एक तरह से दो पक्ष हैं, विचारधाराएं नहीं कहूँगी, दो पक्ष हैं जो हम सबके सामने हैं। क्या हम सब, आप लोग एक युवा हैं, क्या हम सिर्फ इन दो विचारधाराओं या इन पक्षों के बीच में रहकर रह गए हैं? नहीं, ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं, ये लोग अपनी नीति के हिसाब से, अपने चुनावों के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। कल ही आप देखिए, ऐसा नहीं है कि जो सत्ता पक्ष है उसके सामने चुनौतियां नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एक बहुत बड़ा जजमेंट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक है, पारदर्शिता होनी चाहिए, जो फंड्स दे रहे हैं उनके नाम आप 13 मार्च तक सामने रख दें। ये सरकार के लिए चुनौती है। अब सरकार का ये कहना रहा, जितना मैंने थोड़ा जाना, ये कहा कि भाई काला धन है, उसको हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए अब नाम नहीं बताना चाहते। लेकिन इस काले धन का प्रयोग इतने बड़े राजनीतिक दलों को क्यों चाहिए? अब 57%, अखबार में था कि 57% सत्ता पक्ष को मिल रहा है, और 10%, अगर बीजेपी को 57% मिल रहा है तो कांग्रेस को 10% मिल रहा है। ये एक अनुपात हम सबके सामने। लेकिन अगर ये काला धन भी है तो क्यों हम स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं लगा सकते? क्यों राजनीतिक दलों को अपने प्रचार के लिए चाहिए? भाई सबके पास अपनी विचारधारा है, अगर काला धन है भी तो उसका प्रयोग जनता के लिए हो सकता है। मैं तो कहूँगी अस्पतालों के लिए हो सकता है। अगर हमारे शहरों में, सिटीज़ में बहुत अच्छे अस्पताल हैं, तो क्यों नहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाए? तो अब हर चीज़ का अपने आप। अब आप किसानों का आंदोलन देख लीजिए, आज हमारे 2 स्पीकर भी नहीं आए, मुझे बताया गया, क्योंकि भारत बंद है, आज किसानों का आह्वान है। एक बार फिर से 3 साल बाद किसान आंदोलन पर उतरे हुए हैं। दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में किस तरह से फेंसिंग हुई है, और वो अपनी मांगे कर रहे हैं। सरकार उनके साथ कह रही है हम बातचीत करें। कल तक चौथे राउंड की बातचीत हो गई थी। तो किसानों का अपना मत है, वो उनकी मांगे हैं। ये सत्ता पक्ष के सामने चुनौती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सरकार में होते हैं आपके पास चुनौती नहीं होती, लेकिन चुनौतियों को कैसे पार करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। तो बहरहाल, जो मैं आप युवाओं के सामने समक्ष रखना चाहती हूँ, वो एक ये चीज़ रखना चाहती हूँ कि आई फील द यंग माइंड्स आर लेस करप्टेड। वी गाइज कुड बी मोर, बट यू गाइज आर लेस करप्टेड। और ये देश आप लोगों को ही आगे बढ़ के चलाना है। आप कितने सारे कोर्सेज आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ इन धाराओं के बीच में से भी निकल के किया जा सकता है। राजनीति एक तरफ, लेकिन जीवन सिर्फ राजनीति नहीं होता है। हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। इसकी ये सवाल भी है कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है। क्या हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज़ आ सकती है? क्या हमारे देश में हम इस ओर ध्यान दे सकते हैं कि जीरियाट्रिक केयर इज़ बुज़ुर्ग, क्या उनके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं? हमारे देश में एक तरह से जॉइंट सिस्टम, फैमिली सिस्टम होता था, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स हो गया है। अगर आप रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, आपके जो घर के लोग हैं नौकरी पे जाते हैं, क्या एक हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें हम अपने बुज़ुर्गों के साथ कुछ कर सकते हैं? दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है जो आप लोग जिससे जूझते होंगे, वो है प्रदूषण का। मैं इसलिए प्रदूषण की बात झेल रही हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी सोशल मीडिया के ज़रिए चीज़ें देखते होंगे, लेकिन हार्वर्ड का एक डेटा आया कि हमारे देश में
30% जो मृत्यु होती हैं वो प्रदूषण के कारण हो रही हैं। 1 out of every 8 deaths in our country is due to प्रदूषण। अब सरकार से आप कहेंगे, सरकार कहेंगे कि ये हमारा कार्यक्रम है, ग्रीन इंडिया हमारा कार्यक्रम है, लेकिन उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर सोलर आ जाएगा, हाइड्रो आ जाएगा, विंड एनर्जी आ जाएगा, तमाम योजनाएं आ जाएंगी। लेकिन आई फील दैट वी शुड हैव अ फोकस्ड अप्रोच ऑन सर्टन थिंग्स। दिल्ली में हम सब लोग लेते हैं, आप पढ़ते हैं, कुछ महीने पहले की बात है, आप जानते हैं इतना प्रदूषण बढ़ गया कि क्लाउड सीडिंग की बात होने लगी और D1 हो जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आने लगता है। मास्क पहन लेते हैं, हमारे बुज़ुर्गों को हम देखते हैं कैसे बीमार पड़ रहे हैं, या अपने जो छोटे बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, आप लोग खुद, हम सब बीमार पड़ जाते हैं। प्रदूषण एक ऐसा नासूर है जो खामोशी से, बिना लाउड स्पीकर के हमारे शरीरों को आहत कर रहा है, हमारे शरीरों को खा रहा है। ये किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, ये अपने आप को किसी तरह, अगर आप विचारधाराओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन ये एक ऐसा दानव है जिसको हमें समझना है, और इसको हमें खुद, हमारे भी दायित्व है हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे लोगों के प्रति। हर चीज़ में हम सरकारों को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर सरकार ग्रेड 2, ग्रेड 3 लाती है, फिर भी लोग कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं। व्हाट कैन वी डू? हर चीज़ के लिए आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते। What can we do to save our planet? ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत ही आपको बोरिंग लग रहा होगा इस समय बोलना, लेकिन क्योंकि आप लोग युवा हैं और आपका शरीर, दिल्ली में आप रहते हैं, कहा जाता है इवन इफ यू डोंट स्मोक यू आर ब्रीदिंग एन एयर विच इज इक्वल टू 20 cigarettes a day. इट इज़ अ हेल्थ कंसर्न। इसको हल्के में ना लें, बिल्कुल इसको हल्के में ना लें। एक एरियल सर्वे होता है कि कितने पेड़ हैं देशों में, तो उसके हिसाब से बताया गया, जो मैं पढ़ रही थी रिसर्च, थोड़ा सा मैं जानकारी हासिल कर रही थी, कि हमारे देश में एक व्यक्ति के लिए 28 पेड़ हैं, ब्राज़ील में एक व्यक्ति के लिए 1500 पेड़ हैं, US में 700 पेड़ हैं, कनाडा में 9000 पेड़ हैं। तो हमारे देश में पूरा एक अमूमन मोटा जो एक आंकड़ा सामने आता है, दैट देयर आर 35 बिलियन ट्रीज इन आवर कंट्री एंड वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। तो अगर हमें हमारे देश में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए 200 पेड़ अगर चाहिए, सो वी नीड 300 बिलियन ट्रीज। सो आई प्रपोज, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं आप लोगों से क्या दरख्वास्त कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग हमारा भविष्य हैं। वाई नॉट, जैसे हमारे फैमिली में एक एडिशन होता है कि हम एक पेड़ लगाएं, किसी एक बच्चे के जन्म का स्वागत एक पेड़ लगा के करें। अगर हम फ्लैट्स में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, पॉट्स तो लाया जा सकता है। फिर हम कभी ट्रैवल करें, उनको किसी ज़मीन पे गाड़ दें, अगर नहीं भी करें तो पॉट्स तो लाए जा सकते हैं। वी कैन मेक, द गवर्नमेंट्स कैन मेक इट, नॉट गवर्नमेंट्स, लाइक इट कैन बी मेड मैंडेटरी कि आपकी दुकान है तो पॉट्स हों। यहाँ पर जैसे फ्लावर्स लगे हैं, इसकी जगह ग्रीन पॉट्स लगे हों, क्योंकि फ्लावर्स तो अभी मुरझा जाएंगे। इफ़ यू हैव अ शॉप, आप ग्रीन प्लांट्स रखिए, प्लास्टिक के प्लांट्स मत रखिए। अगर आपका शोरूम है, 10 प्लांट्स रख लीजिए, ज़्यादा रख लीजिए। अगर आपकी बिल्डिंग्स है, और ज़्यादा प्लांट्स रख लीजिए। रेडी वाला है, वो भी आप एक पॉट रखिए। और ये ना हो कि आप इस हरियाली के नाम पर सरकार की ज़मीन का हस्तक्षेप करें। आपकी सरहद के अंदर, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इसी दायरे में हमारे हरे प्लांट्स हूँ। जैकी श्रॉफ एक नेता हैं, हमारे ज़माने के नेता हैं, वो किसी से भी मिलते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति से मिलेंगे तो एक फ्लावर पॉट दे देंगे, किसी छोटे व्यक्ति के किसी छोटे फंक्शन में जाएंगे तो वो एक पॉट दे देंगे। सो आई प्रपोज दैट देयर शुड बी अ ग्रीन रेवोल्यूशन टू। आई प्रपोज कि एक हरियाली क्रांति आंदोलन होना चाहिए। हमें हरियाली के लिए सोचना चाहिए, और ये इनिशिएटिव हम खुद ले सकते हैं। हमें इसमें किसी सरकार पर आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी, और हमारा संस्कृति समाज तो ऐसा रहा ही है कि हम पेड़ों को पूजते हैं, तो हम क्यों भूल गए इन पेड़ों को पूजना? क्यों नहीं हम इन पेड़ों का आदान प्रदान, इनको अपने जीवन में लाना एक बहुत ज़रूरी कर्तव्य सा समझ लें। आप लोग कहीं पे भी जाएं, पेड़ दें, आपका ज़्यादा इस पर खर्चा भी नहीं होगा। यू डोंट नीड अ बिग इकोनॉमिक कैपिटल फॉर दिस ऑल्सो। 10 रुपये का भी पौधा आता है, छोटा सा पौधा सदाबहार तो ऐसे ही उगता हुआ आपको कैंपस से मिल जाएगा, उठा के आप लेके जा सकते हैं, दे सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई प्रपोज फॉर यू, एंड आई फील दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हरियाली आंदोलन, ये सिर्फ एनवायरमेंटल टूल नहीं है,
ये एक सोशल टूल बन सकता है, ये एक पॉलिटिकल टूल भी बन सकता है। कोई भी राजनीतिक दल इसको अपनाकर एक पैन इंडिया मूवमेंट शुरू कर सकता है। इसके लिए हमें किसी के आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसका महत्व समझना होगा और इसको आगे बढ़ाना होगा। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं इस अपनी संबोधन का समापन करती हूँ। शायद 15 मिनट का समय हो गया होगा या जल्दी हो रहा है, लेकिन यही विचार है कि हौसला नहीं खोना चाहिए और राह निकालते हुए अपने देश का निर्माण और उसको बचाना हम सब नहीं है, हम सबका ये दायित्व है। सो कीप दिस इन माइंड। ग्रीन रेवोल्यूशन O2 शुड बी ऑन आवर ओन। हम प्राइवेट सिटीजन्स के साथ हैं और इससे एक और खूबसूरत चीज़ कम्युनिटी लिविंग टुगेदर वापस आ सकती है, क्योंकि हम सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में शहरों में रहते हैं। क्यों नहीं हम अपने कम्युनिटी के साथ आएँ, RWA साथ आएँ, क्योंकि यही एक ऐसा पक्ष है जो शहरों में खोता जा रहा है। शायद गांव में भी अब ऐसा नहीं होता जैसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे लोग बैठकर बातें करते थे। तो हम सबको साथ आकर इसको आगे बढ़ाना है और इसी संदेश के साथ मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।